हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सिविलेज एकेडमी। हमारी जो क्लासेस चल रही हैं वो यूपी ट्रिपल एससी ड्राफ्ट्समैन की क्लासेस चल रही हैं, आप लोगों को पता ही है। और हम इसमें अपना पहला चैप्टर फिनिश कर चुके हैं, जिसमें हमने उपकरण देखा था, कौन कौन से हमारे उपकरण यूज होते हैं। और दूसरी हमने देखी थी उसमें ऑटोकैड सॉफ्टवेयर लिखा था आपके सिलेबस में, उसमें हमने ऑटोकैड देखा। सेकंड क्लास में आपका जो है ये 20 नंबर का है, कि 20 नंबर का पार्ट है आपका सेकंड क्लास का। तो सॉरी, 20 नंबर में चैप्टर काफी बड़ा है आपका। तो लगभग मैंने पहले कहा था 4-5 क्लासें लगेंगी, तो ये शायद आपकी फोर्थ क्लास है आज। ये वैसे थर्ड या सेकंड क्लास होती, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से मैंने छोटी छोटी क्लासें आपकी डाली थी, जैसे स्केल वाली जो मापने की क्लास थी मैंने ऐसी डाल दी वो। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि मैं सोरिंग और जितने भी आपके फॉर्म वर्क से रिलेटेड है, जितने भी टर्म है, जितने भी मचान जिसे हम कहते हैं उसके टाइप है, सारी चीजें मैं फिनिश करने की कोशिश करूंगा आज। तो आज जो चैप्टर है हमारा सोरिंग है। सोरिंग क्या होता है? सोरिंग क्या, जैसे आपका मान के चलो ये एक मकान था, आपका घर है, और ये साइड में है आपके पड़ोसी का घर। अब आपको क्या करना है, ये जो आपका घर है इसको तोड़ना है और इसे तोड़ के एक नया घर बनाना है, अपने घर को रिबिल्ड करना है। अब आप जब अपना घर तोड़ देंगे तो ये पड़ोसी का घर है, 2 मंजिल 3 मंजिल जो भी बन रहा होगा, देखो 2 मंजिल 3 मंजिल या लेंटर स्लैब की जगह मैं कुछ ऐसे शब्द यूज करूंगा, क्योंकि ये ड्राफ्ट्समैन का पेपर है और ड्राफ्ट्समैन में डिप्लोमा किए हुए बच्चे हैं, तो वो ऐसे शब्दों को समझेंगे जो गांव में बोले जाते हैं। जैसे मैंने मकान कहा, तो मैं ऐसे शब्द यूज करूंगा, लेंटर स्लैब ना कह के लेंटर कहूंगा उसे, ताकि आपकी अच्छी तरह जल्दी समझ में आ जाए। तो हम बात करते हैं सोरिंग की। सोरिंग क्या है, जैसे ये एक आपका मकान था और साइड में आपके पड़ोसी का मकान था। अब आपको अपना मकान तोड़ना था, आपने अपना मकान तोड़ दिया, लेकिन जो पड़ोसी की दीवार आपके मकान से लग रही थी, तो ये गिरने के चांस रहेंगे, क्योंकि लेटरल प्रेशर लगेगा इस पे। ये मकान की जो पड़ोसी वाली दीवार है, आपकी दीवार ने इसको सहारा दे रखा था, अब इसने वो सहारा हटा लिया तो टूटेगी, मतलब गिरने के चांस होंगे। तो हम इसको ना गिरे, ये वाली जो दीवार थी ये ना गिरे, आपका मकान भी सुरक्षित रहेगा जब तक बनाएंगे। तो इसके साइड में एक फॉर्म वर्क टाइप का हम एक संरचना बना देते हैं, या इसको रोक देते हैं यहीं पर कुछ चीजें करके, जिस चीज का नाम है, कोई वस्तु लगा दो, कुछ भी कह दो, उस क्रिया को, उसे हम कहेंगे क्या, सॉरिंग। वही चीज इसने लिखा है, वे संरचनाएं नींव के असमान बंदोबस्त, वही, क्योंकि आपके नींव गिरने के चांस ज्यादा रहेंगे, तो नींव के असमान बंदोबस्त, या बगल वाले भवन। बगल वाले भवन का मतलब है आपके पड़ोसी का घर, जो मैंने बताया था, ये किसी अन्य कारण से असुरक्षित हो गई है, या तो बगल वाला घर यानी आपके पड़ोसी का घर, आपके घर, आप अपना घर तोड़ रहे हो, तो पड़ोसी का घर गिरने के चांस है, ये तो कंडीशन असुरक्षित हो गया ना वो। या किसी और कारण से आपकी कोई दीवार थी, आपके दीवार के सहारे से कोई नाली बह रही थी और आपके गांव में बाढ़ आ गई है, रिवर का पानी आपके गांव में इतना हो गया कि आपकी जो बाहर वाली दीवार थी उसके सहारे से मट्टी कट गई। तो जो मट्टी कट गई है तो वो दीवार जो है असुरक्षित होगी, उसको हमें रोकना है। तो ये सुरक्षा, हम जो अपनी दीवारों की सुरक्षा कर रहे हैं, इसी को सॉरिंग कहते हैं। तो यही इसने कहा है, देखो, सुरक्षित संरचनाओं के लिए कुछ परिवर्धन और परिवर्तन किए जाने पर सहारा देने के लिए सोरिंग की आवश्यकता होती है। अब सोरिंग क्या है, इसकी कैसी परिस्थितियां होती हैं? आसन्न संरचना को तोड़ा जाने से, आप अपना घर तोड़ रहे थे, पड़ोसी के घर को खतरा था, तब आप सोरिंग दोगे। सेकंड केस में, दीवार में नींव की असामान्य पटल, आपकी दो दीवारें थी, एक की दीवार की जो नींव थी यानी फाउंडेशन थी, उस नींव को वो बैठ गई, नीचे बैठ गई किसी कारण, किसी लोड की वजह से,
और जो दूसरी वाली दीवार थी वो नहीं बैठी, तो एक दूसरे में असमान हो गया। यानी कि जैसे आपकी एक तो ये दीवार थी और एक ये दीवार थी, इस दीवार पे इतना लोड पड़ा कि ये दीवार नीचे बैठ गई, ये फाउंडेशन तैयार धरती है नीचे मेरी है, और ये दीवार नहीं बैठी। तो देखो ये दीवार तो यहां तक बैठ गई, ये बिल्कुल नहीं बैठी, तो इनमें अंतर हो गया ना दोनों की नींव में, तो इनमें दरार आ जाएगी। इस कंडीशन में हम क्या देंगे, सोरिंग देंगे। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, किसी भवन की खराब दीवारों को तोड़कर फिर से नया बनाया जाना और उस दीवार से जुड़े फर्श या छत को सहारा देना आवश्यक है। जैसे क्या कहना चाहता है ये आपका कोई घर था, आपकी जो ये आपके घर की छत है और इस तरीके से यहां दीवारें हैं। जैसे मैं बनाता हूं, ये आपके घर की छत है और ये दीवारें लगी हुई हैं। अब मुझे इस छत को बदलना है या ये वाली दीवार, इस वाली दीवार को बदलना है, तो मैं सोरिंग लगाऊंगा ताकि मेरी छत यहीं रुका रहे। यानी कि मैं कुछ नीचे से ऐसी सपोर्ट दूंगा, इसे छत यहीं की रुकी रहेगी, और इस दीवार को या इस दीवार को, जिस भी दीवार को मुझे चेंज करना होगा या पूरी तरीके से हटाना होगा, मैं उसे हटा सकता हूं। फोर्थ पॉइंट है, मौजूदा भवन की मुख्य दीवारों में बड़े पार्ट पर कार्य करने की आवश्यकता। जैसे ये क्या कह रहा है, इसका कहने का मतलब है ये आपकी एक दीवार थी और एक दीवार आपकी ये थी। अब इस दीवार में और इस दीवार में काफी दूरी हो गई, तो इन दोनों दीवार को किसी पार्ट के द्वारा मैं एक दूसरे के सटाऊंगा, तो मुझे कुछ ना कुछ तो यहाँ सपोर्ट चाहिए ना, ऐसे तो नीचे गिर पड़ेगी ये। जैसे हम लेंटर डालते हैं अपना कमरों के ऊपर। जैसे कमरे की आपने देखा हो, जब मकान बनता है, कमरे का जो गेट होता है, कमरे के पास जो विंडो डोर होते हैं, गेट हो गया, दरवाजा हो गया, उसकी खिड़की हो गई, उसके ऊपर हम लिंटल टाइप का डालते हैं, तो उसी की ये बात कर रहे हैं। फिफ्थ नंबर, भवन की दीवारें खराब कारीगरी के कारण बाहर की ओर उभार या बाहर की ओर झुक गई हो। जैसे आपका मकान था, ये वाली जो दीवार थी बाहर की थी, ये इस तरफ झुक गई है, तो झुक गई है तो मुझे कुछ ना कुछ इधर को सहारा देना पड़ेगा, तभी तो रुकी रहेगी ना। सॉरी, उस चीज की कह रहा है। तबीयत काफी खराब है, लेकिन मैं क्लासेज आपकी छोड़ नहीं सकता। आप लोगों को बता दो, आप लोगों को पता था कि मेरा आरआरबी में जो सिलेक्शन हुआ था, उसके समय ज्वाइनिंग लेटर के लिए रोजगार मेले के लिए फोन आया हुआ है, तो मुझे उसमें भी जाना है। आरआरबी जेई में रोजगार मेला जो लगा हुआ, उसके लिए भी मुझे ज्वाइनिंग लेटर लेना है वहां पर, और आप लोगों को पढ़ाना है। तो मैं सोच रहा हूँ जितना करा दूं जल्दी से जल्दी, क्योंकि 4-5 दिन यहाँ बेकार होंगे, वो भी मुझे एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो तबीयत खराब है उसके बाद, इसलिए मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ आपको, ताकि आपका सिलेबस जो जल्दी कंप्लीट होकर मैं आपको पीवाईक्यू करा दूं, क्योंकि आपका भी टाइम नहीं बचा। 16 नवंबर को आपका पेपर है। जिसको नहीं पता हो उसको एक बार बता दो, आपका जो पेपर है 16 नवंबर को आपका पेपर है। इस चीज को ध्यान रखना, इस डेट को आपको याद रखना है। अब जो मैं सोरिंग लगाऊंगा, मैंने कह दिया मेरा भवन गिर जाए या पड़ोसी का भवन को मुझे सुरक्षा देनी हो, या पड़ोसी अपना मकान तोड़ दे, तो मुझे अपनी दीवारों को जो सुरक्षा देनी हो उसे मैं सोरिंग कहूंगा। अब ये सोरिंग या तो लकड़ी की होगी, लकड़ी से सुरक्षा दे सकते हो, या स्टील के पाइप से, या दोनों से दे सकते हो। लकड़ी भी यूज कर सकते हो, स्टील के पाइप भी यूज कर सकते हैं। अब पूछ ले इसकी अवधि, ड्यूरेशन कितनी होती है। इसकी कोई भी सीमा नहीं है। हो सकता है हम कल को पड़ोसी का मकान गिरने से बचाने के लिए 1 महीने बाद हमने अपना मकान बनाया, 1 साल बाद बनाया, कोई टाइम थोड़ी हम कब बना रहे हैं, तो इसकी कोई सीमा नहीं है। फिर इसकी आवश्यकता यानी रिक्वायरमेंट, क्यों इसकी आवश्यकता। तो इसकी जो आवश्यकता है लोड के अनुसार करते हैं। देखो भार को अलग अलग यानी लोड के अनुसार हम डिजाइन करते हैं, वो अलग चैप्टर है, उससे हमारा कोई लेना देना है नहीं। अब पढ़ते हैं इसके प्रकार, टाइप्स ऑफ सोरिंग। सोरिंग के प्रकार, सोरिंग हमारी 3 प्रकार की होगी। एक तो होगी रैकिंग। रैकिंग इंक्लाइंड यानी कोई दीवार थी, रैकिंग का मतलब है
ये मेरी दीवार थी और मैंने ये थोड़ा इस तरीके से इंक्लाइंड मैंने अपनी सपोर्ट दे दी, ये होगी रैकिंग। दूसरी है फ्लाइंग या क्षैतिज। फ्लाइंग का क्या मतलब है, ये मेरी दीवार है और मैंने हॉरिजॉन्टल में कोई सपोर्ट दे दिया ऐसे, ये दीवार थी, एक दीवार थी, इसके बीच में मैंने सपोर्ट दे दिया। और आपकी थर्ड और लास्ट है अचल या लंबवत यानी वर्टिकल। कोई मेरी दीवार थी और मैंने ऐसे ही इसे वर्टिकल ही सपोर्ट देने की कोशिश करी इस तरीके से। ये तीन प्रकार के आपकी शोरें हैं, वही चीज इनमें लिखी हुई है। पहली है रैकिंग या झुके हुए किनारे, रैकिंग है इंक्लाइंड, इसको इंग्लिश में भी याद रखना है आपको। इसमें क्या होगा, बाहरी रूप से असुरक्षित। देखो बाहरी रूप से क्यों, ये आपका मकान था, ये बाहर की दीवार थी मकान की आपकी, अगर ये गिरने वाली है तो मैं बाहर से गली में से इस तरीके से इंक्लाइंड में आपकी दीवार को रोक सकता हूं। तो इसलिए इसने जो शब्द यूज करी है बाहरी रूप से शब्द को यूज किया है, तो इसको कहेंगे रैकिंग। देखो इस तरीके से ये रही आपकी जो मैंने बताया था, ये आपकी दीवार है और इस तरीके से ये आपकी इंक्लाइंड में दिए गए, ये वाला एक ये हो गया, ये हो गया, ये इंक्लाइंड दिया हुआ है। इनके कुछ नाम है, नाम क्या मतलब किस पॉइंट को क्या कहते हैं, जैसे मैं आप लोगों को बताऊं। सबसे पहले बॉल प्लेट। बॉल प्लेट क्या होती है, एक दीवार की प्लेट को चौक और निडल के माध्यम से दीवार के खिलाफ सुरक्षित किया जाता है, जो लगभग 15 mm की दीवार में घुसी होती है। ये क्या कह रहा है, ये जो यहाँ पे सपोर्ट है, ये जैसे एक मैं एग्जांपल लेता हूं, ये यहां पर ये डट रहा है, तो ये जो सपोर्ट दे रही है इसके ऊपर हमने एक प्लेट लगाई होगी जो दीवार में 15 mm तक अंदर जाएगी, उसी को कहेंगे बॉल प्लेट। इसमें आपको क्या है, दीवार की प्लेट पे चौकोर लगाएंगे इसको और ये 15 mm की दूरी तक दीवार में घुस जाती है, इसको कहेंगे बॉल प्लेट। फिर आती है सुई या निडल। तो जो हम प्लेट यूज करेंगे, जो प्लेट मैंने लगाई है यहाँ पर, ये दीवार में कैसे तो रुकेगी ना, छेद करने के बाद कैसे भी तो रोकूंगा उसे, तो उसे मैं सुई के द्वारा रोकूंगा। फिर आते हैं रैकर्स। ये रैकर्स जैसे एक ये है, एक ये है, ये जोड़ रखे हैं आपस में, ये जो इंक्लाइंड वाले हैं इनको भी तो जोड़ना पड़ेगा ना, हो सकता है कहीं चाहे तो इसे, ये जो जोड़ रखा है इसे कहते हैं रैकर्स। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्रेसेज, ये जैसे आपके ये लगे हुए हैं, ये ब्रेसेज है, इस तरीके से जो है ये ब्रेसेज है। क्लिट, कहीं भी हमको जरूरत पड़ती है तो हम क्लिट लगा देते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लोहे की होती है या स्टील के छोटे ब्लॉक होते हैं, जैसे हमने कहीं जरूरत पड़ी, हमने कोई चोबा ठोक दिया, ऐसे एक क्लिट है, क्लिट लगा दिया, वो सामान वहीं रुक गया। एक होती है सॉल्व प्लेट। इन चीजों को कहीं ना कहीं हम रखेंगे। ये बोल्ट प्लेट है, बोल प्लेट के पास ही सौर प्लेट होती है जिसमें हम अपना ये सारी चीजें डटाते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। फिर आती है हमारी फ्लाइंग या हॉरिजॉन्टल सोलिंग। ये दो प्रकार की होगी, एक सिंगल फ्लाइंग होगी। फ्लाइंग मैंने बता दिया था आपको, क्षैतिज समर्थन दे, ये वाला इस तरीके से, ये दो दीवारें थी बीच में हमको रोकना था, तो ये हो गया मेरा फ्लाइंग। ये दो प्रकार की होती है, एक तो होती है सिंगल फ्लाइंग, एक होती है डबल फ्लाइंग। सिंगल फ्लाइंग में क्या चीज है, जैसे ये आपकी दो दीवारें थी, एक दीवार ये है और एक दीवार ये है, तो इस तरीके से एक सिंगल ही वो लूंगा, कोई भी लकड़ी या स्टील का पाइप जो मुझे बताया था, और इस तरीके से ये सपोर्ट देने के लिए है इसे, और एक पाइप से मैं इसे रोक दूंगा, ये हो गया सिंगल फ्लाइंग। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि सिंगल फ्लाइंग में जो होता है, इनमें जैसे ये दीवार और ये दीवार, दोनों दीवारों के बीच की लगभग जो दूरी है 9 मीटर है, केवल इतना इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं है इसमें। फिर आती है डबल फ्लाइंग। डबल फ्लाइंग कब यूज करेंगे, जब उनकी दूरी
9 मीटर से 12 मीटर के बीच होगी। देखो क्वेश्चन इसमें से क्या बनेगा, इंपोर्टेंट बताऊं, सिंगल फ्लाइंग कब यूज करते हैं, 9 मीटर, 12 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, ऐसे ऑप्शन आएंगे तो उसमें एक होगा 9 मीटर। डबल फ्लाइंग सब यूज करेगा तो 9 मीटर से लेके 12 मीटर तक हम इसको यूज करेंगे, ये आएगा। थर्ड और लास्ट फ्लाइंग है आपकी अचल या लंबवत, डेड या वर्टिकल। इसमें क्या है, हम वर्टिकल या लंबवत सदस्य को लंबवत सदस्य इसमें जोड़े जाते हैं। जैसे आपकी ये दीवारें थी इस तरीके से, ये वर्टिकल है, इस तरह से जोड़ना, ये होता है वर्टिकल। ये आपकी सोलिंग हो गई। अब कुछ इसके क्या होते हैं, क्या होगा, शोर के कार्य करने हमें कैसे क्या करना है। देखो इसमें दो चीजें आपको, सिर्फ एक ये शब्द सुना है आपने, अचल शोर। अचल का मतलब होता है डेड। जैसे मेरे घर पे लेंटर पड़ा हुआ है जिसे हम स्लैब कहते हैं, मैं लेंटर शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि मोस्टली बच्चे वही चीज पे डिप्लोमा किए हुए हैं, गांव के हैं, तो गांव की भाषा को अच्छी तरह समझेंगे। तो मेरा एक घर था, इसके ऊपर लेंटर है। ये जो लेंटर का लोड आ रहा है तो परमानेंट है ना, ऐसा तो है नहीं आज तो आ रहा है 10 किलो न्यूटन का, कल को हो जाएगा 12 का। जो है अगर ये 50 न्यूटन का वेट है, अगर ये 50 का आ रहा है तो 50 का रहेगा हमेशा, तो इसे कहूंगा मैं अचल शोर। अब इसी लेंटर के ऊपर मैं घूम रहा हूं, यहाँ फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, तो मैं चल रहा हूं ना इस पे, इधर उधर इधर उधर चल रहा हूं ना, तो ये हो गया चल शोर, यानी कि लाइव लोड। ये दो तरह से लोड होता है हमारा, लाइव और डेड, ये मैंने बता दिया। अब इसमें कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है। इंपोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें जो निडल्स होती है, निडल्स की जो लगभग दूरी है 1.5 मीटर से 2 मीटर की होती है। और नया मुझे कोई कार्य करना है, कार्य का निर्माण करना है, तो कम से कम 7 दिनों के बाद शोर को हटा देना चाहिए। जो मैंने लगाया है 7 दिन के बाद हटा दो इसे, बस इतना इसमें इंपोर्टेंट है। ये शोरिंग हो गई। एक बार मैं आप लोगों को शोरिंग के बारे में बता दूं, जितना मैंने पढ़ाया 10-5 मिनट जो भी हुई हो। ये मेरा ये जो की दीवार है, इस दीवार को मुझे ऐसे ही रोकना है। साइड में कोई दीवार थी वो हट गई, तो ये ना गिर पाए, इसको रोकने के लिए जो मैं स्ट्रक्चर, जो चीजें हैं यूज कर रहा हूँ, उसे शोरिंग कहूंगा। शोरिंग 3 प्रकार की होगी। मेरी ये दीवार है कोई बाहर, इसको इंक्लाइन रोक रहा हूं तो ये हो जाएगी इंक्लाइन शोरिंग, हॉरिजॉन्टल रोक रहा हूं तो हॉरिजॉन्टल शोरिंग, और वर्टिकल में रोक रहा हूं तो वर्टिकल शोरिंग। ये 2 मिनट में मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया जो मैंने अब तक पढ़ाया। अगला टॉपिक मचान, स्कैफोल्डिंग। अब स्कैफोल्डिंग क्या है, जैसे मान के चलो मेरी ये दीवार थी, मुझे ये दीवार बनानी है इतनी ऊंची। अब यहां मेरा ग्राउंड है, यहां पर मैं खड़ा हूं, यानी मिस्त्री खड़ा है, वो दीवार बना रहा है। अब उसका हाथ यहां तक पहुंच गया, बोला यहां से आगे मेरा हाथ नहीं जा रहा, यहां से आगे मैं चिनाई कर नहीं पा रहा, अब मैं क्या करूं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप स्कैफोल्डिंग यूज करिए। स्कैफोल्डिंग फॉर्म वर्क, तो यहां मैं एक स्कैफोल्डिंग लगाऊंगा, और ये जो मिस्त्री यहां खड़ा था, ये मिस्त्री यहां आ जाएगा, फिर इस दीवार को यहां तक लगाएगा, फिर यहां आने के बाद यहां स्कैफोल्डिंग लगाएगा, फिर ये मिस्त्री आके यहां दीवार कंप्लीट करेगा, फिर मिस्त्री यहाँ की दीवार को इस तरह कंप्लीट पूरी कर देगा। किसके माध्यम से, स्कैफोल्डिंग के माध्यम से। अब ये क्या कह रहा है, जब फर्श स्तर से ऊपर की ऊंचाई लगभग 1.5 मीटर से अधिक हो जाती है, तो श्रमिकों के लिए एक सुरक्षित कार्य मंच प्रदान करने और संयंत्र और निर्माण सामग्री के भंडारण के लिए सीमित स्थान प्रदान करने के लिए आमतौर पर अस्थायी संरचना खड़ी की जाती है, और इसी अस्थायी संरचना को मचान कहते हैं। इतना बड़ा इसने जो लिखा, इतना बड़ा जो इसने लिखा, मैंने आपको केवल एक लाइन में बता दिया, और आपका ये कोई रिटर्न पेपर तो है नहीं कि जो आपको वहां लिखना पड़ेगा। 1.5 मीटर से अधिक होने पे इंपोर्टेंट केवल इसमें इतना ही है, हमें एक सुरक्षित स्थान की जरूरत पड़ेगी जिसे हम शोरिंग कहेंगे। अगला टॉपिक, अब शोरिंग जो हम मचान कहेंगे, मेरे दिमाग में भी शोरिंग चल रहा है, तो हम इसे मचान कहेंगे। अब मचान में कुछ सामग्री वही जो शोरिंग में थी, लकड़ी का बांस,
बांस सागवान हो सकता है, स्टील की ट्यूब जो ये यूज करते हो वही चीज। आगे चलते हैं मचान के घटक के भाग, कुछ भाग होते हैं इसके। अब भाग जो होते हैं सीधे भाग पे चलता हूँ, कौन कौन से इसके वो होते हैं मानक। ये आपकी एक दीवार है, ये इस तरीके से आपका फ्रेमवर्क लगा हुआ है जहां मिस्त्री खड़े होकर काम करेगा, ठीक। अब ये मैं कहीं ना कैसे भी से खड़ा तो करूंगा ना, आपस में किसी के ऊपर तो खड़ा होगा, और ये आपस में जुड़ेंगे भी ताकि इधर उधर ना हट जाए। और फिर मैं इसको और मजबूत करने के लिए इस तरीके से बांस लगा दूंगा इसमें। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब इसी में जितने भी बुक में जितने भी आपके सिलेबस में मचान से संबंधित टर्म बनेंगे सब इसी में से बना दूंगा मैं। पहला है स्टैंडर्ड, ढांचे के लंबवत सदस्य। लंबवत कौन से सदस्य हैं, मैं एक बार इसका कलर चेंज कर दूं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाए। ये वाले लंबवत सदस्य होते हैं, ये या तो जमीन पर होते हैं, ड्रम या जमीन में एम्बेडेड। ये या तो जमीन में होंगे, आप क्या करते हो खड़ंजा पे हमने गड्ढा किया वहीं जमीन में कर देते हैं, तो ये क्या हो गया स्टैंडर्ड। सेकंड आता लेजर, दीवार की समानांतर क्षैतिज। दीवार चल रही है मेरी इस तरह से पीछे को, तो ये भी पीछे को चलेंगे। जैसे ये दीवार है तो ये भी दीवार के सारे चलते जाएंगे, इसे कहेंगे लेजर। फिर आता पुटलॉक। पुटलॉक क्या होते हैं, ये जो दीवार के सहारे थे, जैसे मैंने ये लगाया तो इस पे मिस्त्री जहां खड़ा होगा वहां मुझे कुछ ना कुछ सुरक्षित स्थान तो चाहिए, वहां मैं पुटलॉक यूज करूंगा। फिर आता ट्रांसम, ये भी पुटलॉक ही है, थोड़ा ही अंतर है बस। फिर ब्राइडल, इसको आप छोड़ो। ब्रेसेज, ब्रेसेज वही है जो मैंने बताया था इस तरह से, जो ये जो आपका इस तरीके से है इनक्लाइंड। गार्ड रेल, अगर आप गार्ड रेल लगाना चाहो, यहाँ मिस्त्री खड़ा है ऊपर में इस तरह से गार्ड रेल लगाना चाहो ताकि मिस्त्री हमारा सुरक्षित रहे। टॉप बोर्ड, किसी चीज पर तो मिस्त्री खड़ा होगा वहां एक बोर्ड चाहिए, उसी को टॉप बोर्ड कहते हैं। रैकर, रैकर बनाई जाती है जहां पर हम अपने रस्सी, बोल्ट, ये कील, बोल्ट, रस्सी सबको हम रख सकते हैं, वो रैकर है। अब मचान के प्रकार, मचान के प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ इसका फोल्डिंग होती है। सबसे पहले वही चीज मैं एक ओवरव्यू आपको दे दूं। पहले ये मेरी दीवार है, इस दीवार से थोड़ी दूरी पे हटके यहां मैं अगर अपनी इसके फोल्डिंग लगाऊंगा तो उसे सिंगल इसके फोल्डिंग कहूंगा, दीवार में लगा लूंगा तो डबल हो जाएगी। मैं आप लोगों को चित्र दिखाता हो जाऊंगा फिगर को। जैसे पहली है एकल मचान, क्या हो रहा है, एकल मचान या सिंगल स्कैफोल्डिंग। इस तरह की आपने जो मचान है आम प्रकार है, ये देखा होगा। जैसे आपकी दीवार है, ईंट की दीवार बना रहे हो, वहां हम इसको यूज करते हैं, और ये दीवार से लगभग 1.5 मीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। जैसे ये आपकी दीवार है और मैंने ये लेजर खड़े करे जो लंबवत थे, और इस पर ये पुटलॉक लगा के दीवार में अंदर ही मैंने सटा दिए। इस तरीके से मिस्त्री यहां खड़े होकर अपना काम करेगा, इसी को कहते हैं हम सिंगल स्कैफोल्डिंग। तो दीवार में और जो मेरे लेजर है इसमें जो दूरी होगी वो 1.2 मीटर की दूरी होगी, और एक लेजर और इसके बाद में भी तो लेजर लग रहे होंगे, इस तरह से उनमें 1.2 से 1.8 मीटर की दूरी होगी। बस इसमें ये इंपॉर्टेंट है। फिर आगे चलते हैं, केवल मैं उतना बताऊंगा जितना इंपॉर्टेंट है, बाकी मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा। आपको लग रहा है कि मुझे सारा पढ़ना है तो आप सारा पढ़ लेना, लेकिन मैं केवल उतना ही कराऊंगा जितना इंपॉर्टेंट होगा। फिर आता है डबल स्कैफोल्डिंग। डबल में क्या है, सपोज ये आपकी दीवार है, अब तक क्या था कि मैंने एक तरफ तो स्टैंडर्ड खड़े करके क्या किया था, ये जो लेजर थे आपके ये दीवार में अंदर लगा दिए थे।
लेकिन अब मैं इनको दीवार में अंदर ना लगा के एक और लेजर खड़ा करूंगा और इस तरीके से लेजर लगा दूंगा, स्टैंडर्ड खड़ा करके लेजर लगा दूंगा। अब मेरे दीवार में और इसमें कोई संबंध नहीं है, यानी कि दीवार में कोई हॉल करने की जरूरत नहीं होगी। इसी को कहते हैं डबल या राजमिस्त्री का मचान भी हम इसे कहते हैं। ये आ सकता है क्वेश्चन में। डबल स्कैफोल्डिंग को कहते हैं राजमिस्त्री का मचान। ये अधिक मजबूत होगा, इंपोर्टेंट चीज, अधिक मजबूत होगा भाई बिल्कुल। एक दीवार में हम हॉल करके बना रहे हैं, एक दीवार को हम छेड़ नहीं रहे, तो मजबूत तो होगा ही। दीवार के और इसमें जो वो दूरी होगी वो 200 से 300 mm के बीच में होगी। वही चीज ये तो नॉर्मल है, फिर रेड क्रॉस वगैरह आप लगाओगे इसको मजबूत करने के लिए। फिर आती है बैकेट या सुई मचान, जिसे हम कैंटिलीवर या बिडल्स मचान कहते हैं। कैंटिलीवर्स मचान कहाँ लगाई जाएगी? जैसे ये आपका मकान था, आपको यहां पर इसके फोल्डिंग चाहिए और यहां पर ये आपका रोड जा रहा है। अब आप अपना कोई स्टैंडर्ड खड़ा करके इसके फोल्डिंग तो लगा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जो ये रोड जा रहा है ये बाधित हो जाएगा, ये बाधित हो जाएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आप इस कंडीशन में क्या करते हैं, जो रोड जा रहा उसको आप बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। आप एक सुई टाइप यानी इस तरीके से अपने मकान में कहीं इसका एक स्थान बनाएंगे और इस तरीके से एक पुटलॉक टाइप का लाएंगे और यहाँ पे सेट कर देंगे और ये आपकी इसके फोल्डिंग तैयार होगी। इस तरीके से यहाँ मिस्त्री खड़ा हो जाएगा और अपना काम करेगा। वही इसने कहा कहाँ यूज करेंगे? विश्राम के लिए उचित कठोर मैदान उपलब्ध नहीं है, मैदान नहीं थे तभी तुमने ऐसे काम किया। ये सड़क या फुटपाथ इस तरह का उपयोग हो, बहुमंजिल इमारत बना रहे हो, इस तरह में हम इस यूज करेंगे। ये निडल्स को फर्श का स्तर पर सहारा दिया जाता है। ये क्या आपका फर्श था? यही मैंने आपको बताया सहारा दिया जाता है। मैं सीधा आप लोगों को केवल पॉइंट बता रहा हूँ, पूरी बुक से मुझे कोई मतलब नहीं है क्या कह रही है। बुक की पीडीएफ मैंने इसलिए लगा रखी है, बहुत से कहेंगे सर नहीं बुक में कुछ और है आप कुछ और बता रहे हो, तो इसलिए मैं बुक को साथ लेके आया हूँ। इसलिए पहले मैं अपनी चीजें बता देता हूँ फिर बुक लेता हूं मैं। एक होती है सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग, इसका केवल रख रखाव में किया जाता है, पेंटिंग करनी हो, पॉइंटिंग, व्हाइट वॉशिंग वगैरह, इसके लिए इतना क्वेश्चन आएगा यहाँ से। एक होता है ट्रेस्टल स्कैफोल्डिंग। इसमें क्या होता है कि नीचे पहिए लगे होते हैं इसमें, और जहां मन करे मरम्मत करनी हो, कुछ भी करना हो, पेंटिंग वगैरह, वहां उसको यूज कर लेते हैं। तो इसमें ये लिख रहा होगा प्लेटफॉर्म को पहियों पर लगे सीढ़ी ट्राइपॉड से यूज करते हैं। देखो इसमें क्वेश्चन ये बन सकता है आपका, ट्रेस्टल मचान में क्या होता है, या ये पूछ सकता है पहिए किस प्रकार की इसके फोल्डिंग मचान में लगे हुए होते हैं, तो वो है हमारी ट्रेस्टल मचान। इसमें वही कमरों के अंदर मरम्मत पेंटिंग करनी जो मैंने बता दिया, और ये लगभग 5 मीटर तक हमारी होती है। अब मचान की सामग्री के अनुसार भी मचान होगी, जैसे स्टील की हो गई। अब आपसे कहा जाए कि लकड़ी की अच्छी है कि स्टील की, तो आप नॉर्मली कंपैरिजन कर सकते हो। इसमें स्टील के जो पाइप होंगे उनका जो डाया होगा 40 से 50 mm, सॉरी, और उसकी जो मोटाई होगी 5 mm तक। स्टील मचान के फायदे क्या है? मचान का उपयोग किसी भी ऊंचाई तक बिल्कुल किया जा सकता है। क्यों? मेरे पास कोई लकड़ी की मचान थी इस तरह, यहाँ ये क्या होगा, चल गई देखो। अब हो सकता है इस लकड़ी को मैं यहीं तक यूज कर पाऊं। अब स्टील में क्या, एक पाइप ये लगाया, इसके ऊपर लगा दिया, इसके ऊपर लगा दिया, कितनी भी ऊंचाई तक मैं लेके जा सकता हूं इसको। ये मजबूत और अधिक टिकाऊ होगी, बिल्कुल, ये तो कोई कहने वाली बात नहीं, आसानी से बना सकते हैं। लकड़ी में चोबा वगैरह करने पड़ेंगे, इसको हम चूनिया कस देंगे। इसकी स्क्रैप वैल्यू उच्च मिलेगी, लोहे में बिक जाएगी।
आग लग जाएगी तो आग नहीं पकड़ेगी, लकड़ी तो आग पकड़ लेगी, लेकिन प्रारंभिक लागत इसकी अधिक होगी। जब हम नई खरीदेंगे तो हमको महंगी तो पड़ेगी लकड़ी की अपेक्षा, और अगर हम इस पे समय समय पे पेंटिंग कर दें तो और अच्छा रहेगा। दो कुछ थोड़े मोटे रैकर्स, राइजिंग, फिनिशिंग, ये जो भी है ये इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, और जब मैं पीओक्यू कराऊंगा तो वहां इनको मैं कंप्लीट करा दूंगा। मौजा मैप की सहायता से प्लान तैयार करना, ये सब मैंने आपको पहले बता दिया था जब क्लास शुरू में स्टार्ट हुई थी कि आपको जब ड्राइंग बनानी तो आपको क्या क्या चाहिए। तो एक बार यहाँ भी बता देता हूँ। 30 mm की मीट्रिक चेन चाहिए, 40 सेंटीमीटर लंबा तीर चाहिए, 10 6 आपको रेंजिंग रॉड चाहिए, 2 मीटर की भी होती है और 3 मीटर की भी होती है, एक क्रॉस स्टाफ, एक मिनी राफ्टर, और ड्राइंग शीट चाहिए A3 की। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ड्राइंग शीट हमें चाहिए A3, A4, A5, तो ध्यान रखना A3 की चाहिए। फील्ड नोटबुक चाहिए, HB की पेंसिल चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने सब बता दिया आपको, दोबारा बता रहा हूँ। HB की पेंसिल, एक इरेजर, एक पैमाने का सेट और एक सेलो टेप वो चाहिए। ये सब मैंने पहले बता दिए थे, दोबारा बताए हैं। उसके बाद में आप लोगों को इससे इतने क्वेश्चन नहीं बने, फिर आगे मैं चलता हूँ, इसे भी छोड़ दीजिए अब। कल को मैं पढ़ाऊंगा आपको मैपिंग, कल क्लास हम स्टार्ट करेंगे मानचित्रण से। आज के लिए इतने काफी है, और शायद एक दो क्लास और होगी इस पर, फिर ये एंड हो जाएगी मैपिंग वगैरह करा के, फिर हम इसको एंड कर देंगे। कोई भी आपको किसी भी तरह की समस्या होती है, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट कर देना। ये कुछ एक्स्ट्रा चीज है इसमें जो आपको समझ नहीं है लेकिन मैंने बताया नहीं, उसे भी कमेंट कर देना, या तो मैं अगली वीडियो में से बता दूंगा, या फिर जब मैं आपके प्रीवियस क्वेश्चन कराऊंगा तब उस कमेंट को आपके में ले लूंगा और उसको मैं सॉल्व कर दूंगा वहां से। तब तक के लिए थैंक यू, और अपनी पढ़ाई करते रहें, पेपर में ज्यादा दिन नहीं है।